स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा कि इंडिया हैज हिट 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन 2025, जो टारगेट था अचीव कर लिया है। बट रिसेंटली अगर देखा जाए, खासकर ऑनलाइन डिबेट्स और कंज्यूमर कंप्लेंट्स को, तो वो लगातार बढ़ रही हैं, खासकर उनके द्वारा जिनकी कार्स 2023 से पुरानी हैं और 2020 से पुरानी हैं, वो तो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के लिए एलिजिबल ही नहीं है। ठीक, तो उनकी माइलेज एफिशिएंसी में 10 से 15% तक का ड्रॉप देखा गया है, क्योंकि ऑब्वियसली इथेनॉल और क्रूड दोनों का कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग होता है। सो सरकार ये इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इसलिए लेके आई ताकि वो फॉरेन एक्सचेंज बचा सके और कार्बन एमिशंस को भी कम कर सके। पर क्या इन दोनों चीज़ों की वजह से जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कंज्यूमर्स के ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है? क्या इंजन फेलियर्स बढ़े हैं कार के? इन सब के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, स्पेशली फॉर द पीपल। अब आप मान के चलिए कि 2017 में आपने कार खरीदी, तो आपके पास 15 ईयर्स का फिटनेस सर्टिफिकेट है, यू कैन रन दैट कार टिल 2032। बट अगर आपकी कार फ्यूल के लिए एलिजिबल ही नहीं है, इथेनॉल E20 फ्यूल के लिए बनी ही नहीं है, तब फिर क्या किया जाए? इन सब के ऊपर बातचीत करेंगे और साथ ही साथ कैसे हमने कार्बन एमिशन को कम किया है और क्यों सरकार पास ऑन नहीं कर पा रही है, क्योंकि हमने तो फॉरेक्स बचाया, हमने अपना क्रूड ऑयल कम किया, 20% इथेनॉल मिला भी दिया, तो भी पेट्रोल का प्राइस कम क्यों नहीं हो रहा है? इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे, तो बने रहना। और साथ ही साथ याद रहे कि ओवरऑल हेडलाइंस क्या है? इंडिया अचीव्स 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग एंड इट इज़ 5 years ahead ऑफ द शेड्यूल। और अब 5 year ahead ऑफ द शेड्यूल है, तो 2030 तक लगभग 27 एटलीस्ट 30% इथेनॉल ब्लेंडिंग करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, 27 to 30% इथेनॉल ब्लेंडिंग, यानी और ज़्यादा ब्लेंडिंग। यानी अगर आप आज कार खरीदते हैं तो 5 साल के बाद हो सकता है उस फ्यूल के लिए आपकी कार उस फ्यूल को चलाने लायक ही ना हो। खैर, की हेडलाइंस: फ्रॉम 1.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन 2014 to currently 20% in 2025, 13-fold increase, 1.44 lakh crore saved in फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि हम क्रूड ऑयल मोस्टली 85% इंपोर्ट करते हैं, तो अगर हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा तो हम फॉरेक्स सेव करेंगे। तो हमने लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास फॉरेक्स को सेव किया है। इसके अलावा 661 करोड़ लीटर्स ऑफ इथेनॉल हैज बीन प्रोड्यूस्ड। और इसका फायदा किसको मिलता है? थोड़ा फार्मर्स को भी मिलता है। 700+ लाख मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन। इससे क्या होता है? लगभग 30 करोड़ ट्रीज के बराबर कार्बन एमिशन कम करने में हम लोग सक्षम हुए हैं। बट कंज्यूमर की भी कंप्लेन है कि माइलेज ड्रॉप भी देखा गया है 20% तक, और इसके साथ साथ इंजन प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं। खासकर अगर आपकी कार्स या स्कूटर्स पुरानी हैं, इवन अब आपने उसमें बैटरी चेंज करा दी, कार्बोरेटर चेंज करा दिया, आपने सर्विस भी करा लिया, तो भी जब आप मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं कार को, तो वो एक बार में स्टार्ट नहीं होती है, स्कूटर एक बार में स्टार्ट नहीं होती। क्यों हो रहा है ऐसा? ये सब कंप्लेंट्स आ रही हैं। और क्यों ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं? तो उसके लिए बात यह है कि ये GS पेपर 3 सिलेबस के लिए रेलेवेंस है आपका, और खासकर इकोनॉमिक्स ऑप्शन के लिए भी ज़रूरी है। क्यों? एनर्जी सिक्योरिटी एंड अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑल दिस विल बी कवर्ड। मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन की अगर बात की जाए, तो अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं और फॉलो करते हैं इकोनॉमिक्स को, तो फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, जो कि है: इंडियाज इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम हैज अचीव्ड सक्सेस इन एनर्जी सिक्योरिटी बट रेजेस कंसर्न अबाउट व्हीकल एफिशिएंसी एंड एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी, क्रिटिकली एनालाइज इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल ट्रेड ऑफ्स इन्वॉल्व। तो ध्यान से देखें, इकोनॉमिक थ्योरीज को थोड़ा समझने की कोशिश करें, एक्सटर्नैलिटीज को, बहुत आराम से ये आंसर आप लिख पाएंगे 250 वर्ड्स में। और ऐसे ही टॉपिक्स अगर आपको पसंद है, इकोनॉमिक्स डिस्कशन पसंद है, क्या ट्रेड ऑफ्स होते हैं, कैसे चलता है दुनिया भर में जियो इकोनॉमिक ऑर्डर्स, टैरिफ्स क्या होते हैं, क्यों टैरिफ ख़राब होता है इंडिया के लिए और अच्छा हो सकता है US के लिए, ग्लोबल ट्रेड के लिए वो ख़राब है, क्या रीजंस थे कि इंडिया ने 5 year प्लान्स शुरू किए, तो इन रीजंस के पीछे अगर आपको जाना है तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपके लिए हो सकता है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स में। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये ऑप्शनल आपके लिए। और हमारा अगस्त बैच भी लॉन्च होने वाला है 28 अगस्त से। सो अगर आपने अभी तक अपने 2026 के लिए 27 के लिए ऑप्शन नहीं लिया है, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका
है। अगर आप यूज़ करेंगे कोड HS Live को तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन द प्लैटिनम बैच ऑफ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। और इसमें आपको लाइव क्लास, मेंटरशिप यानी डाउट्स और आंसर रिवैल्यूएशन के लिए 1-to-1 मेंटरशिप, PYQs और एडवांस लेवल टेस्ट सीरीज बिफोर योर मेंस एग्जाम्स विल बी प्रोवाइडेड सो दैट यू आर ऑलवेज एग्जाम रेडी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स ऑप्शन। क्यों लेना चाहिए उसके लिए अलग से वीडियो आपके पास पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। बिकॉज हाईएस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल चाहिए आपको, हाईएस्ट इंटरव्यू स्कोर चाहिए आपको, हाईएस्ट प्रीलिम स्कोर चाहिए आपको, तो ये ऑप्शनल आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू पढ़ाई लिखाई। देखो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है। फॉरेन एक्सचेंज 43,000 करोड़ फॉरेक्स हम बचाएंगे सिर्फ एक साल में, ठीक है। 1.5 लाख करोड़ तो हमने बचाया है 2020 से, बट सिर्फ एक साल 2025 में हम लोग लगभग 43,000 करोड़ फॉरेक्स बचा सकते हैं। 245 लाख मेट्रिक टन्स क्रूड ऑयल को सब्सटीट्यूट करके विथ एथेनॉल, 245 लाख मेट्रिक टन्स क्रूड ऑयल सब्सटीट्यूट किया गया है 2014 से 2025 तक। और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रैटेजी अगर रहे, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब किसको सब्सटीट्यूट करना है, क्रूड ऑयल को सब्सटीट्यूट करना है, किससे, एथेनॉल से। तो हमारी जो फॉरेन ऑयल डिपेंडेंसी है हम वो कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कमर्शियलाइजेशन इन एग्रीकल्चर, उस स्टैग्नेंसी को हम दूर कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर आप फार्मर से एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए वेस्ट प्रोड्यूस लेते हैं, शुगर केन लेते हैं, मोलासेस लेते हैं, तो उनको फ़ायदा होता है। लगभग 1,20,000 करोड़ तक का फ़ायदा हुआ है फार्मर्स को जब से ये स्कीम्स शुरू हुई है, ये जो ब्लेंडिंग है वो शुरू हुई है। 40,000 करोड़ फार्मर्स कमा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2025 में, और लगभग 10% के आसपास शुगर आउटपुट फ्यूल प्रोडक्शन में जा रहा है। नाउ दिस इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज शुगर केन इज़ अ वेरी वाटर इंटेंसिव क्रॉप। तो अगर सिर्फ और सिर्फ शुगर केन से ही आप एथेनॉल बनाने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी बैड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन द लॉन्ग रन। तो इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑल्सो बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट है। वाई? क्योंकि फ्यूल इंडस्ट्रीज जो हैं, क्योंकि अब क्रूड ऑयल कम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उनको तो ऑयल चाहिए, तो फ्यूल इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, वो खुद सपोर्ट कर रही हैं फार्मर्स को इनपुट मटेरियल्स प्रोवाइड करने में, ताकि वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का और ज़्यादा हाई यील्ड इथेनॉल प्रोड्यूस कर सके। तो इससे फार्मर्स को दोहरा फायदा है, कमाई भी बढ़ी है और साथ ही साथ इनपुट सपोर्ट भी बेहतर हुआ है। बट इन्वायरमेंटल कंसर्न्स आर देयर। अब हम बात करें एफिशिएंसी डिबेट की, कंज्यूमर के बारे में अगर हम बात करें, अगर हम एक कंज्यूमर के बारे में बात करें जो परेशान है, वो परेशान इसलिए है बिकॉज 2 in 3 व्हीकल ओनर्स अपोज E20 मैंडेट। ये एक सर्वे था जिसमें 36,000 रिस्पॉन्डेंट्स थे और ये पता चला है कि E20 मैंडेट ज़्यादातर कंज्यूमर्स नहीं चाहते, क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनकी जो एफिशिएंसी है फ्यूल एफिशिएंसी में, वो लगभग 20% तक की कमी आई है, गिरावट आई है। खासकर आप ट्विटर पे ये डिबेट और देख भी रहे होंगे। माइलेज ड्रॉप देखा गया है, 11-12 किलोमीटर पर लीटर अगर किसी का था तो 7 to 8 हो गया है, इवन इससे भी कम हो गया है, अप्रॉक्स 5 किलोमीटर पर लीटर इन सम केसेस, ठीक है, जो SUVs होती हैं, मिनी SUVs वगैरह में। इसके अलावा 20% प्लस एफिशिएंसी रिडक्शन रिपोर्टेड एंड 9 out of 10 कार्स ऑन रोड आर ओनली E10 रेडी। अब आप ये देखिए, E10 रेडी भी वो कार्स हैं जो 2020 से 2023 तक बनी हुई हैं, 2020 to 2023, जिस टाइम हमारा प्रोडक्शन ऑलमोस्ट हॉल्ट पे चल रहा था बिकॉज ऑफ कोविड। 2020 में बहुत कम, मतलब ज़्यादातर जगह लॉकडाउन ही लगे हुए थे। 2021, 22, 23 में जो कंजम्पशन हुआ है। उसके बाद से E20 मैंडेटेड फ्लेक्स फ्यूल कार्स वगैरह बनना शुरू हुई हैं। तो उससे पहले की जितनी कार है, या तो वो E10 के लिए मैंडेटेड है या फिर वो प्योर पेट्रोल के लिए मैंडेटेड है। 2020 से पहले वाली कार्स, 2020-21 से पहले वाली जो कार्स हैं उसमें प्योर पेट्रोल के लिए वो मैंडेटेड है, और उसमें हम ब्लेंडेड पेट्रोल डाल रहे हैं, जो कि ना सिर्फ एफिशिएंसी की बात है बल्कि इंजन का भी लोड बढ़ाता है, इंजन फेलियर्स बढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट का काउंटर मेजर ये है कि ARAI जो इंडिया में माइलेज सर्टिफाई करती है, वो ARAI का कहना है कि सिर्फ 6% तक एफिशिएंसी ड्रॉप हुआ है, बल्कि ना रियल वर्ल्ड में कंज्यूमर्स का कहना है 20% से ज़्यादा एफिशिएंसी ड्रॉप देखने को मिला है। इसके अलावा कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है फील्ड ट्रायल्स में कंपैटिबल व्हीकल्स के लिए, और साथ ही साथ एक्सेलरेशन बेहतर हुआ है अगर व्हीकल्स E20 ट्यून्ड है। बट अगेन यहाँ बात यह है, जो पुराने व्हीकल्स हैं और जिनका फिटनेस अभी भी बचा हुआ है 10-10 साल का, वो क्या करें, ठीक है। तो रियलिटी क्या है, टेक्निकल रियलिटी क्या है कि एथेनॉल का जो एनर्जी डेंसिटी है वो पेट्रोल का 1
से 1/3 भी कम है। अगर वो कम है तो टेक्निकली देखा जाए अगर, तो कंज्यूमर्स का ये कहना कि 10 से 20% तक हमारा एफिशिएंसी ड्रॉप हुआ है वो गलत नहीं है उनका ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सरकार को बातचीत करनी चाहिए इसके ऊपर। और इसके ऊपर अगर हम ग्लोबली देखें कि कैसा चल रहा है, व्हाट वर द केस स्टडीज़, कहाँ से हम ये सब सिस्टम उठा के ले आ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि ब्राज़ील में ये एक सक्सेसफुल मॉडल है। बट ब्राज़ील में एक चीज़ और हुई कि एथेनॉल ब्लेंडिंग एक्सपीरियंस तो है, लेकिन फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को कंपेरेबल एफिशिएंसी तक ले जाया गया। और ऐसा नहीं किया गया जो पुरानी कार्स है उनको भी E20 ही यूज़ करना है। E20 पेट्रोल के ऊपर थोड़ा सस्ता दिया गया। पहली बात तो E20 पेट्रोल सब्सिडाइज रेट पे दिया गया। क्यों सस्ता दिया गया? ताकि उसकी डिमांड बढ़ सके। अगर वो सस्ता होगा तो लोग E20 कंपैटिबल कार्स बाइक्स भी खरीदेंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया कि जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कार्स बाइक्स हैं उनको डिसइंसेंटिवाइज किया जाए। तो दोनों तरह आपके पास पेट्रोल थे, E20 भी और वो भी। जब सारी की सारी लगभग कार्स 90% के आसपास कार्स एंड बाइक्स E20 मैंडेटेड हो गई, तभी फिर E20 के ऊपर पूरी तरह शिफ्ट किया गया। तो की लेसन क्या है यहाँ से? प्रॉपर व्हीकल अडाप्टेशन इज क्रूशियल, वेरी वेरी क्रूशियल। कि आपके सड़क पे ज़्यादातर कार्स पुरानी हैं जो E20 कंपैटिबल भी नहीं है, और आप फिर भी E20 पेट्रोल उसमें डाल रहे हैं। यूएसए में अगर देखा जाए तो देयर इज़ अ ब्लेंड वॉल चैलेंज। ब्लेंड वॉल क्या है? बिकॉज वहाँ पे थोड़ा लॉबी स्ट्रांग है पेट्रोलियम की, और उसके अलावा क्रूड ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग खुद अमेरिका में होता है। तो वहाँ ब्लेंड वॉल ये है कि 10% से ज़्यादा मिलाना ही नहीं है कुछ भी पेट्रोल में, क्रूड ऑयल में। ठीक, सो E15 का जो रोल आउट था, यानी 15% इथेनॉल ब्लेंडिंग, इट वाज वेरी वेरी वीक डिस्पाइट पॉलिसी सपोर्ट कि वहाँ पे भी सब्सिडाइज रेट पे पेट्रोल दिए गए। बट क्योंकि अमेरिका अपना पेट्रोल या क्रूड ऑयल खुद प्रोड्यूस कर रहा है, क्रूड ऑयल से पेट्रोल, तो उसको इतनी कमी नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की है। तो की लेसन क्या है कि कंज्यूमर एजुकेशन एंड इंफ्रा इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। कि सिर्फ आप इंसेंटिवाइज करके या रोल आउट करके फोर्सफुली कंज्यूमर्स के ऊपर थोप तो सकते हैं, बट अगर कंज्यूमर के पास एजुकेशन अवेयरनेस नहीं है तो अंत में कंज्यूमर विल ऑलवेज बी एट लॉस। एंड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो क्रिटिकल। कनाडा की अगर बात की जाए तो कनाडा में क्योंकि ठंड ज़्यादा है, ठीक है, देयर इज अ कोल्ड वेदर। ठीक, अब कोल्ड वेदर अगर है और उसकी ज्योग्राफी वैसी है, क्लाइमेट कोल्ड है, ज्योग्राफी ठंडी है वहाँ पे, तो वहाँ आप ब्लेंडिंग इतनी आसानी से नहीं कर सकते। बिकॉज क्योंकि कनाडा में फ्यूल के साथ कुछ कुछ मिक्स करना पड़ता है, कुछ लुब्रिकेंट्स, ताकि फ्रीज ना हो पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल का फ्रीजिंग पॉइंट ऑलरेडी बहुत लो होता है। तो उसके बाद भी तो अगर आप पेट्रोल में कुछ भी मिक्स करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है और पेट्रोल का जमने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा भारी हो जाती है। तो आपको ये भी देखना है कि आपकी ज्योग्राफी इसके लिए रेडी है कि नहीं, कंज्यूमर रेडी है कि नहीं, और कार्स रेडी हैं कि नहीं। ये तीनों चीज़ जब आप देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि क्यों हमें कितनी मात्रा में ये ब्लेंडिंग करनी चाहिए। और इसको हम एक सिंपल इकोनॉमिक थ्योरी से समझते हैं जो कि है एक्सटर्नैलिटी इकोनॉमिक थ्योरी। तो एक्सटर्नैलिटी दो तरह की हो सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव क्या है? जब किसी एक्शन की वजह से कोई पॉजिटिव आउटकम आए, कोई पॉजिटिव चेंज आए। और नेगेटिव क्या है? जिसकी वजह से मान लो आपने कुछ चेंजेस लेके आए आप, और उसकी वजह से ओवरऑल इन्वायरमेंट में नेगेटिव इफेक्ट हुआ, एडवर्स इफेक्ट हुआ। तो अगर पॉजिटिव की बात करें तो कार्बन एमिशन तो कम हुआ है और हमने एनर्जी सिक्योरिटी भी अचीव की है, नो डाउट अबाउट दैट। और इसके साथ साथ एग्रीकल्चरल फार्मर्स को लगभग 1.5 लाख करोड़, और इस साल तो लगभग 40,000 करोड़ के आसपास एक्स्ट्रा इनकम होने की संभावना है। यानी कि रूरल इनकम बड़ी है, रूरल इनकम भी बड़ी है। बट इसके नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी हैं। पहला तो यही है कि कंज्यूमर्स आर बीइंग फोर्स्ड फॉर द E20 पेट्रोल। उनकी कार कंपैटिबल हो या बाइक कंपैटिबल हो या ना हो, उनको करना पड़ रहा है। और आगे जाके हो सकता है उनके इंजन सीज हो जाएं, ख़राब हो जाएं, और हो सकता है कि कार मैन्युफैक्चरर वारंटी भी वॉइड कर दे, या इंश्योरेंस में आपको पैसे ना मिले, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने भी कई बार कहा है कि अगर आप गलत फ्यूल डलाते हैं अपने कार्स में तो उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है। इसके साथ साथ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि शुगर केन एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है और उसमें पानी ज़्यादा लगता है। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी कंसर्न भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम ज़्यादा कमर्शियलाइजेशन की तरफ गए तो किसके बिहाफ पे जाएंगे? अपने फूड क्रॉप्स को कम करेंगे और कमर्शियल क्रॉप या शुगर केन को बढ़ाएंगे ताकि हम इथेनॉल से ज़्यादा पैसा कमा सकें। तो इट कैन बी अ प्रॉब्लम और चैलेंज फॉर आवर फूड सिक्योरिटी ऑल्सो एज वेल एज ग्राउंड वाटर।
ठीक। और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कर्व की बात की जाए तो इंडिया एक अर्ली मेजॉरिटी फेज में है। अर्ली मेजॉरिटी मींस इंडिया चाहता क्या है कि रैपिडली हम स्केल कर सके अपने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट्स को, लेकिन देयर इज अ रेजिस्टेंस। क्यों रेजिस्टेंस है? बिकॉज व्हीकल्स आर नॉट चेंजिंग दैट फास्ट। अब लोगों ने एक बार कार खरीद ली, बाइक खरीद ली, तो हर 4 साल 5 साल पे तो हमें नहीं लगता कि इंडिया में कोई अपने व्हीकल्स को चेंज करता है, कि सरकार अगर 5 साल में नई पॉलिसी लाएगी तो हम 5 साल में नई गाड़ी खरीद लेंगे। तो दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज अ रोड ब्लॉक। तो पॉलिसी डिलेमा यही है कि बैलेंस कैसे करें मल्टीपल ऑब्जेक्टिव को वाइल मैनेजिंग द ट्रेड ऑफ्स। तो सिंपल सी बात है कि आपको सिंपल फ्यूल, प्योर फ्यूल भी अवेलेबल रहना चाहिए। और प्योर फ्यूल आप मान लीजिए 100 रुपीज़ अ लीटर दे रहे हैं, तो इथेनॉल ब्लेंडेड अगर है वो और आप पैसे बचा रहे हैं, तो कम से कम उसको 90-85 तो कर ही सकते हैं। कुछ सब्सिडी दीजिए ताकि उसका कंजम्पशन बढ़ सके, डिमांड बढ़ सके। ठीक है, तो इथेनॉल और प्योर पेट्रोल में एक अंतर भी क्रिएट हो जाएगा और सस्ता भी लोगों को मिलेगा, जो ब्राज़ील ने किया। तो वे फॉरवर्ड क्या है? इमीडिएट एक्शन, अगर शॉर्ट टर्म एक्शन की बात की जाए तो कंज्यूमर एजुकेशन की ज़रूरत है। कंज्यूमर एजुकेशन किस लिए? कि अगर हो सके तो आप अपने सब्सिडाइज्ड रेट्स पे अपने फ्यूल को या फिर अपने व्हीकल को कंपैटिबल बना सके E20 फ्यूल के साथ, रेट्रोफिट कर सके। जैसे नहीं होता कि आप CNG किट्स लगा सकते हैं अपने व्हीकल्स में। इंसेंटिव स्ट्रक्चर भी है, टैक्स बेनिफिट मिले। नीति आयोग का रिकमेंडेशन है ये, सरकार मानी नहीं वो अलग बात है। रिकमेंडेशन ये था कि E20 पेट्रोल अगर यूज़ कर रहे हैं, एक नया पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं नई तरह का, तो उसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, डिमांड बढ़ाने के लिए उसमें थोड़ा इंसेंटिव दिया जाए। मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी ये होगी कि एथेनॉल सिर्फ शुगर केन से ना बढ़े, सेकेंड जनरेशन एथेनॉल को भी बनाने की तरफ कदम बढ़ाया जाए, जिससे डाइवर्सिफिकेशन होगा और सस्टेनेबल भी रहेगा एथेनॉल बनाना। क्योंकि आप वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, जो फल सब्जी सड़ गए, आप उससे भी बना सके एथेनॉल को। और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना होगा। क्यों? ताकि स्टोरेज सिस्टम्स और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रीमलाइन किया जा सके, कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा सके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसलिए ताकि इंजन ऑप्टिमाइजेशन, रेट्रोफिटिंग और एडवांस्ड बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर हमें शिफ्ट करना ही है E20 E30 की तरफ, तो वो हाफ बेक्ड मेजर्स ना होगी, बस हम तेल चेंज कर दिए। क्योंकि वो ऑयल कहीं ना कहीं तो जाएगा, किसी ना किसी कार बाइक में जाएगा। तो अगर वो कार बाइक में ऑयल जा रहा है, तो आपको कार और बाइक्स को उसके अकॉर्डिंगली बनाना भी तो होगा। तो वहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ बनाने की ज़रूरत है। और लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो ईवी इंटीग्रेशन को, क्योंकि सरकार का एक अलग से पुश ईवीज़ के ऊपर भी है, तो इथेनॉल का एक्सपेंशन और ईवीज़ का एक्सपेंशन साथ साथ कर सके सरकार, बिना किसी एक के ट्रेड ऑफ के। ऐसा ना हो कि इथेनॉल ब्लेंडिंग हम इतनी बढ़ा दें कि लोग पेट्रोल की कार ही ना खरीदें, वो लोग ईवी की तरफ जाएं। सो वी आर क्रिएटिंग अ डिस्टॉर्शन इन मार्केट, इट शुड नॉट बी देयर। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई जा सके, कि क्योंकि कंट्रीज़ को हमें सर्च करना है, मार्क करना है कि देखो ये कंट्रीज़ हैं जहाँ इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल चलता है, तो वहाँ हम अपनी इंजन्स को, अपनी कार्स को भेज सकें, या अपने पेट्रोल को भी, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को एक्सपोर्ट कर सके। और सस्टेनेबिलिटी बढ़ानी होगी एग्रीकल्चर में, यानी वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स, एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोड्यूस से ज़्यादा इथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ हमें ध्यान देना होगा। ये लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो सक्सेस मैट्रिक क्या है? एफिशिएंसी गैप को 3% से कम करना, क्योंकि पुरानी कार्स में 20% तक माइलेज कम हो रहा है, ठीक, और इंजन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ाना, और साथ ही साथ सस्टेनेबल फीड स्टॉक मिक्स करना, ताकि वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को रिड्यूस किया जा सके इथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ। और इससे हम 3 चीज़ें अचीव करेंगे। पहला, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। दूसरा, जो आज इतने सारे मेजर्स आ रहे हैं फ्रॉम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा, कि आपको गलत फ्यूल नहीं डालना चाहिए, बट जो फ्यूल अवेलेबल है आदमी वही डालेगा। तो इसके ऊपर सरकार को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि कंज्यूमर एक फ्री माइंड से अपने, मान लीजिए कार से, आपके पुरानी कार्स हैं तो उसको यूज़ कर सके विदाउट एनी फियर। तो इस तरह से हमें अपने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को थोड़ा इन्हेंस, एडवांस्ड और साथ ही साथ इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के साथ कंज्यूमर्स तक पहुंचाने की ज़रूरत है। ना सिर्फ पेट्रोल बल्कि इंजन अपग्रेडेशन एट्सेट्रा भी, और सस्टेनेबिलिटी तो ज़रूरी है ही। सो दिस वाज ऑल अबाउट इथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल। हाउ डू यू लाइक इट? डू टेल इन द कमेंट सेक्शन। कोई डाउट है कमेंट में पूछो। और हाँ, याद रहे कि हमारा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल अगस्त बैच एडमिशन्स आर गोइंग ऑन। 28 अगस्त से हमारी क्लास शुरू हो रही है। तो प्लैटिनम बैच के लिए अगर आपको एडमिशन्स चाहिए तो अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करो तुरंत मेरे ईमेल ID rishabh.singh@studiiq.com पे, और ऑन हिप्पोनॉमिक्स ऑन टेलीग्राम।
I will reach out to you. Thank you everyone. Bye bye. Have a good day. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।